वेरी गुड मॉर्निंग बेटा जी। वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। और मेरे साथ आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अब हमने इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट की है, और जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ चैप्टर फॉर योर एग्जाम। और इसमें अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, उस टाइम क्या सिचुएशन थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई, और उसके बाद द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेहरूज रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, यूएसए एंड यूएसएसआर, नाटो, वार्सा पैक्ट, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चैप्टर फर्स्ट में करके आए हैं। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जब मैंने कराया था। एफ्रो एशियन यूनिटी, क्योंकि ज़्यादातर जो कंट्रीज थी जिनको इंडिपेंडेंस मिली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जो कोलोनाइज थी वो कौन सी थी, अफ्रीका और एशियन कंट्रीज थी। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, द चाइनीज इन्वेजन 1962, वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान, बांग्लादेश वॉर एंड इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, और सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आई एम 100% श्योर इस चैप्टर को, इस क्लास को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो तो चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। जब भी आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो ऐसे ही तो नहीं कि क्लास में इतने सारे बच्चे हैं और आप सबसे दोस्ती कर लोगे, नहीं ना। इसी तरीके से अगर हम एक कंट्री हैं और उस कंट्री को किसी कंट्री से फ्रेंडशिप करनी है, किस कंट्री से डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो हम बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के फिर वो कंट्री उनसे रिलेशन मेंटेन करती है। और यही सिचुएशन हमारे सामने भी थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1947 के बाद जब हम इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, कि हमें किस कंट्री के साथ जाना है और किस कंट्री से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। वो भी तब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी सारी कंट्रीज वन बाय वन इंडिपेंडेंट हुई, और जो वर्ल्ड था कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन थी, 2 सुपर पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया था, एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर, और ज़्यादातर जो कंट्रीज थी इनकी फॉलोअर बन गई थी। तो इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्या उसे भी इनमें से किसी एक का फॉलोअर बन जाना चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाया। ओके, हर कंट्री को कभी ट्रेड के लिए, कभी सिक्योरिटी के लिए और कभी टेक्नोलॉजी के लिए किसी ना किसी कंट्री की हेल्प की तो नीड होती है। ऐसा तो नहीं कि इंडिपेंडेंट मतलब हम अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लेंगे। ऑब्वियसली हम एक वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो जैसे अपने मोहल्ले में हम आस पड़ोस की ज़रूरत पड़ती है, उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से एक देश को दूसरे देश की भी हेल्प की नीड होती है, और इसी प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रिलेशन कहते हैं। तो जब भी हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं अपनी, तो उसमें हमारे कंट्री के जो इंटरनल फैक्टर होते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि 1947 के बाद से इंडिया ने दुनिया के साथ अपने रिलेशन कैसे बनाए, बदले और सुधारे। 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद हमने डिसाइड करना था कि किस कंट्री से फ्रेंडशिप रखनी है और किससे डिस्टेंस रखना है, और दुनिया में कैसे हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे इंडिया की नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी, इंडिया के यूएसए, यूएसएसआर, चाइना के साथ कैसे रिलेशन थे, कोल्ड वॉर के टाइम इंडिया ने अपने आप को कैसे उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखा यूएसए और यूएसएसआर से, और किस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाया, और आज हम इंडिया एक कैसे स्ट्रॉन्ग देश बना है। ओके, तो ये सारी बातें इस चैप्टर में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की बात करें तो कि इंडिया वॉज बॉर्न इन अ वेरी ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। थोड़ी बहुत बातें मैंने अभी आपको बताई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, बहुत सारी कंट्रीज डीकोलोनाइज हो रही थी, कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन थी, उधर से यूएन यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। द वर्ल्ड हैड विटनेस्ड अ डिवास्टेटिंग वॉर एंड वॉज ग्रैपलिंग विद इशूज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो महायुद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। उसके बाद उस टाइम जो उन देशों की जो इकोनॉमिकली, सोशली जो कंडीशन खराब हुई थी, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना था। येट अनदर टाइम टू स्टैब्लिश एन इंटरनेशनल बॉडी वॉज अंडर वे। और दूसरी तरफ लीग ऑफ नेशन को एबॉलिश कर दिया गया था, यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी। मैनी न्यू कंट्रीज वर एमर्जिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलैप्स ऑफ कोलोनिज्म। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कंट्री इंडिपेंडेंट होती चली गई और कोलोनिज्म से
बाहर निकली एंड मोस्ट न्यू नेशन वर ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद द ट्विन चैलेंजेस ऑफ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। और हर जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी उनके सामने दो चैलेंजेस थे, एक तो अपनी जनता के उनको हितों का भी ध्यान रखना था और साथ साथ डेमोक्रेसी को भी स्टैब्लिश करनी थी, कंट्री को डेवलप करना था। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर एट द ग्लोबल लेवल इंडिया हैड इट्स ओन शेयर ऑफ कंसर्न। और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर आप जो ग्लोबल लेवल पे, उसके बावजूद इंडिया को अपनी इन सब सिचुएशन के बाद इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी थी और उसके कुछ अपने कंसर्न थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लीगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट। पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर। फर्स्ट चैप्टर आपने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन वॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर फुलफिलमेंट। अभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है तो पॉवर्टी जैसी वाली सिचुएशन को हमें हैंडल करना है। दिस वॉज द ओवरऑल कंटेक्स्ट इन विच इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। और मैंने इंटरनेशनल लेवल पे क्या सिचुएशन थी वो सारी हमने पढ़ी, ठीक है। इंडिया के इंटरनल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, पार्टीशन के बाद क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े, वो सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए किस तरह से इलेक्शन करवाए गए वो सारे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे हमने प्लानिंग कमीशन को अडॉप्ट किया वो सारा हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हमने इन चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं और उन चैलेंजेस के साथ ही इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाना था। एज अ नेशन बॉर्न इन द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर, इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट्स फॉरेन रिलेशन विद एन एम to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace। बहुत अच्छी लाइंस लिखी है कि इन सब के बावजूद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी कोर वैल्यूज़ क्या थी कि हम अदर कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और उसके साथ साथ अपनी कंट्री की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे और पीस मेंटेन करेंगे। एंड दिस एम फाइंड्स एन इको इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में आप सब पढ़ के आए हैं फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप सबको पता होंगे। हमारे जो पार्ट 4 है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं आर्टिकल 36 to 51। और हमारा आर्टिकल 51 जो है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल वो क्या कहता है, अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, foster respect for international law and treaty obligations in the dealing of organized people with one another। international law और treaties को के लिए रिस्पेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको मीडिएशन के थ्रू सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी बातें कहाँ कही गई है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 51। याद रहेगा। चलो आगे करते हैं। दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड। मेन हमारा फोकस क्या है, पीस एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे जो महायुद्ध था वो देख चुके थे और हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड में दोबारा हो। एंड मोर ओवर द इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन द मोर पावरफुल स्टेट्स ओकेजनली इन्फ्लुएंसेस देयर फॉरेन पॉलिसी। ऐसा तो नहीं कि वर्ल्ड में अकेले रहकर हम सब कुछ कर लेंगे, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनसे हमें हेल्प की नीड भी होगी। तो चाहे वो इकोनॉमी के लिए, चाहे वो मिलिट्री के लिए, ट्रेड के लिए, किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है। तो ये सारी सिचुएशन भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि उन सब चीज़ों के लिए हम उन कंट्री पे डिपेंड हैं। एंड इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर many developing nations choose to support the foreign policy preferences of the powerful countries। very important line, वो were giving them aid and credits। obvious सी बात है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं तो उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। और फिर उनको सपोर्ट कहाँ दिख रहा था, इधर से यूएसए से दिख रहा था और इधर से यूएसएसआर से दिख रहा था। बाइपोलर सब कुछ पढ़ाया मैंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको किसी भी इसमें किसी भी तरीके का डाउट है तो एक बार एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मेरी क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उस चैप्टर को मैंने आई थिंक 6 पार्ट में पढ़ाया है और उसकी प्लेलिस्ट है, आप वो चैप्टर पढ़िएगा। वो 6 क्लासेस छोटी छोटी हैं और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है। अगर आप वो पढ़ लेंगे उसके बाद ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रिलेट है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जब भी बनाएंगे तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। और इंटरनेशनल कंटेक्स्ट उस टाइम क्या सिचुएशन थी वो हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है।
तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के पास ऑप्शन थे कि यूएसएसआर के फॉलोअर बन जाएं या यूएसए के फॉलोअर बन जाएं। क्यों? क्योंकि उनसे उन्हें एड मिलेगी, उन्हें क्रेडिट मिलेगा, तो वो पावरफुल कंट्री पे डिपेंड हो गए। एंड दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू क्लियर कैंप्स। और साफ साफ दिख रहा था कि वर्ल्ड ही टू सुपर पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया है। क्यों? हमने क्या पढ़ा था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर में? एक सेकेंड, लो नीचे मैप ही है, मैं यहीं दिखा देती हूँ। हाँ, मैं ड्रॉ करने जा रही थी। ये यूरोप है, तो ये जो ईस्टर्न वाली कंट्रीज हैं ये यूएसएसआर की फॉलोअर बन गई, और जो वेस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज हैं यूएसए की फॉलोअर बन गई हैं। इन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया, इन्होंने वार्सा पैक्ट पे साइन किया। तो ये सब क्या हो रहा था कि ये कंट्रीज उनकी फॉलोअर बनती जा रही हैं, और टू कंट्री के बीच डिवीजन ना होके वर्ल्ड टू सुपर पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया है। और यही सिचुएशन इंडिया के सामने भी थी। यूएसए चाहता था कि इंडिया हमें फॉलो करे, और यूएसएसआर चाहता था कि इंडिया उसका फॉलोअर बने। एंड वन वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स वेस्टर्न अलाइज, एंड द अदर वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवियत Union. There was also the experiment called non-aligned movement in which India had played an important role. अब ऐसे में जो कुछ कंट्रीज ऐसी थीं जिन्होंने ना तो यूएसए को ज्वाइन किया और ना ही यूएसएसआर को। उन्होंने कहा हम ना तो किसी भी सुपर पावर के फॉलोअर नहीं बनेंगे, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, और हम ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी इन्होंने क्या बनाया? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ओके, नैम जिसे हम कहते हैं। ओके, चल अगर 1961 के आप बात करें तो नॉन अलाइन मूवमेंट में देखो कौन कौन सी कंट्रीज थी, ये आपको दिख रहा है, इंडिया, श्रीलंका। आप थोड़ी आसपास की देख लो, श्रीलंका, म्यांमार, उसके बाद अफगानिस्तान, इराक, सीरिया। ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम यूएसए और यूएसएसआर से डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे, और हम नैम के मेंबर बनेंगे, और अपने जो, क्योंकि हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, और अपनी कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए हम मिलके काम करेंगे और एक दूसरे को पूरा कोऑपरेट करेंगे। क्लियर? और आप एक बार इस मैप पे नजर मार लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि नाटो के फॉलोअर कौन थे। वो आपने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाली, ये मैंने इसलिए उसी चैप्टर का मैप उठाया है। आप जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। और वार्सा पैक्ट के मेंबर कौन थे और नैम के मेंबर कौन थे। ओके, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। जो हमारा मूवमेंट चल रहा था, जो फ्रीडम के लिए जो संघर्ष हम कर रहे थे, वो कोई एक आइसोलेटेड प्रोसेस तो नहीं था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनिज्म एंड एम्पीरियलिज्म। क्योंकि सिर्फ इंडिया ही तो कोलोनाइज नहीं था ना, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज, खासकर अफ्रीका और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज कोलोनाइज थी, तो उनको इंडिपेंडेंट होना था। तो ये वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल था, एंड इट इन्फ्लुएंस्ड द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। The foreign policy of a nation reflects the interplay of domestic and external factor. और किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी में आपके डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों मैटर करते हैं। एंड देयरफॉर द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। और जब हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और उस समय जो हमारे आइडियल्स थे, और फ्रीडम के बाद हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते समय उन्हीं आइडियल्स को ध्यान में रखा और फॉरेन पॉलिसी बनाई। बट इंडियाज अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस कोइंसाइडेड विद द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। लेकिन आज़ादी हमें कब मिली? जब जो विश्व था, जो वर्ल्ड था, उसमें कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी, और हमारा वर्ल्ड बाइपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया था टू सुपर पावर ब्लॉक, यूएसए एंड यूएसएसआर। देखो बार बार ये बातें आ रही हैं, तो एक बार एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला चैप्टर जरूर पढ़ना। और एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जब मैंने चैप्टर पढ़ाया है तो उसमें कोल्ड वॉर कि जो फर्स्ट चैप्टर था, जो कट है अब, उसके बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया है। अ पीरियड विच वॉज मार्क्ड बाय द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन एट द ग्लोबल लेवल बिटवीन द टू ब्लॉक्स लेड बाय द सुपर पावर द यूएसए एंड यूएसएसआर। और उस टाइम सिचुएशन क्या थी कि जब दो सुपर पावर ब्लॉक के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो रही हैं, और उस समय इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाना था, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे रहा था। The same period also witnessed developments like the establishment of the UN, और उस समय यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था भी बन रही थी, the creation of nuclear weapon
क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर चुका था, तो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी में थी। एंड द एमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का स्टैब्लिश होना एंड द बिगिनिंग ऑफ डी कोलोनाइजेशन, और वन बाय वन एक एक करके कंट्रीज डी कोलोनाइज हो रही थी। एंड सो इंडियाज लीडरशिप हैड टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। और ऐसे में इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना था और इंटरनेशनल कंटेक्स्ट को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्टैब्लिश किया और नैम जैसी संस्था को बनाया। अफ्रीका और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जिन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ादी मिली, उन्होंने नैम जैसी संस्था को बनाया। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, या क्वेश्चन आ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट एज द मीन्स ऑफ प्रमोटिंग पीस एंड प्रोग्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीस की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, अपोजिशन ऑफ कोलोनिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेसिज्म की बात करते हैं, नॉट टू इनिशिएट अ न्यूक्लियर वॉर, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, सपोर्ट टू द यूएन एक्शंस एंड स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू खासकर जो LDCs कंट्रीज थी, लीस्ट डेवलपमेंट जो कंट्रीज थी, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, वो न्यू को लेके आए कि जो ट्रेड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ पार्शियलिटी होती है, तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं और कि उनको भी प्रॉफिट हो और वो भी अपने देश का विकास कर सकें। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं डेवलप्ड कंट्रीज़ के इंटरेस्ट के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखें। ओके, तो ये थे नॉन अलाइन मूवमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स या हमारी फॉरेन पॉलिसी के बेसिक प्रिंसिपल्स। ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पीस की बात करते हैं, प्रोग्रेस की, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, अपोजिशन ऑफ कोलोनिज्म, इंपीरियलिज्म, रेसिज्म, नॉट टू इनिशिएट अ न्यूक्लियर वॉर, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, सपोर्ट टू UN एक्शन एंड न्यू। थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए।